हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। दोस्तों, 2-3 दिनों से मैं क्लास नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे दोस्तों पेपर चल रहे थे, इस रीजन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो अब हम लोग दोस्तों, हमारे पेपर आज ख़त्म हो गए हैं कल। अब आज से दोस्तों हम लोग रेगुलर रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों अगर बात करें, लास्ट में हम लोग दोस्तों क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे थे। यानी हम लोग जो आने वाले भविष्य में जो पेपर है, जैसे यूपीपी है या पेट है या वीडियो का पेपर है या और भी अदर एग्ज़ाम है जो स्टेट पीसीएस हैं जैसे, ठीक है। और जैसे मान लो कोई वन डे एग्जाम के लिए जो भी जीएस से पोस्ट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती वो हम लोग दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं। उस क्रम में दोस्तों हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का जो सिलेबस था उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोग दोस्तों पहला जो होता है, क्योंकि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक तो प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे। तो कल मतलब जब लास्ट क्लास हम लोगों ने की थी तो दोस्तों हम लोगों ने हर्षवर्धन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था। आज जो हम लोग दोस्तों अब बात करेंगे, जो आज जो टॉपिक हर्षवर्धन के बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है दोस्तों सिंध पर अरबों का हमला। यानी अब हम लोग भारत में मुस्लिम सत्ता कैसे, भारत में मुस्लिम कैसे भारत में प्रवेश कर रहे हैं उसकी हम लोग अब बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम मध्यकालीन जब भारत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर डोमिनेंट शासक देखा जाए या डोमिनेंट अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो उनकी एक अखिल भारतीय अगर कह लिया जाए एक साम्राज्य बनाने का दोस्तों जो गौरव प्राप्त है, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो मुस्लिमों को ही दोस्तों मध्यकालीन भारत में वो पूरे भारत को लगभग जीतते हैं ना। तो जैसे कि अकबर है या औरंगजेब है या शाहजहाँ, जहांगीर या दिल्ली सल्तनत को बात करते हैं तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक है या अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। तो जैसे इल्तुतमिश है, ये सब लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये एक मुस्लिम तो ही हैं। तो मुस्लिम लोग भारत में किस तरीके से कैसे आए हैं दोस्तों, अब हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी हम लोग दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं कि महमूद गजनवी के हमले से मध्य भारत की शुरुआत होती है, तो ऐसा गलत है, ऐसा रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दोस्तों जो बुक्स में जो चीज़ें लिखी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं कि ये मध्यकालीन भारत का यहाँ सिलेबस शुरू होता है और ये सारी चीज़ें नहीं। दोस्तों बात यह है कि इतिहास एक क्रमबद्ध घटना होती है, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ें घटती रहती हैं। तो हम किसी एक घटना को आधार बनाकर उससे क्या है दोस्तों, हम मध्यकालीन या एंशिएंट काल को डिवाइड कर दे सकते हैं या आधुनिक भारत या मध्यकाल को विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये है कि अध्ययन और अध्यापन की सुविधा के लिए ये वर्गीकरण किया गया है, ना कि कोई ऐसा वास्तविक वर्गीकरण है नहीं। जो इतिहासकार हैं या जो जिन्होंने जो है ना, उन्होंने क्या है कि अपने अध्ययन और अध्यापन के लिए दोस्तों, सुविधा के लिए दोस्तों क्या किया है, पूरे इतिहास को 3 क्रमों में बांट दिया। और अब फिर भी दोस्तों क्या है, जब बांटा गया है तो इसके पीछे विवाद होता है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मध्यकाल की शुरुआत, बहुत सारे लोग मानते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण से, बट बहुत सारे लोग मानते हैं कि जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो पूर्व मध्यकालीन यानी 800 ईस्वी से लेकर से शुरू मानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। तो ये अलग डिबेट है, उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा मैंने आपको ऐसा समझा दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है सिंध पर अरबों का हमला, हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों देखो, ये जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये रीज़न ये है ना दोस्तों, जैसे आप कभी मेंस लिखेंगे पीसीएस का या कभी, तो आपको अगर कभी नीड हो मुझसे अगर पढ़ने की, तो मैं आपको दोस्तों बहुत आराम से चीज़ों को पढ़ा सकता हूँ और बहुत अच्छे से आपको करा सकता हूँ। बस यही है कि आप पहले जो मैं ये आज करा रहा हूँ, जैसे मैं आप कराता हूँ, ये आपके लिए पीटी दोस्तों, आप कोई भी वन डे एग्जाम या आप यूपी पीसीएस का पीटी भी देके आइएगा दोस्तों, आप मेरे क्वेश्चन मिला के देखिएगा दोस्तों। जो टॉपिक्स अगर मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन, अगर वहां मान लीजिए जैसे मैंने अभी हर्षवर्धन पढ़ाया, अगर हर्षवर्धन से कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरा टॉपिक से बाहर नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इतनी, क्योंकि मैं इतना डीप भी आपको नहीं ले जाके छोड़ता हूं कि आप परेशान हो जाए, और इतना सतही भी नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपका क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो। आपको ऐसी जगह ले जाकर खड़ा करता हूं कि जहां पे कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लेंगे कुछ टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर चीजें बने रहिए बस। तो आज हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे सिंध पर अरबों का हमला। और दोस्तों वीडियो को आप जो भी नए हैं वो क्या करें दोस्तों, वीडियो को पूरी देखेंगे, तभी आपको फील हो पाएगा मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। और आप देखिएगा दोस्तों, मैं आपको सिर्फ अगर जैसे मैं सिंध पर अरबों का हमला पढ़ा दूं तो सिर्फ सिंध पर फोकस नहीं रहूंगा, मैं आपको देखिएगा दोस्तों कितना इंटरलिंक करके चीज़ों को समझा दूंगा कि आपको दोस्तों एक पूरा सिनेरियो उस टाइम का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों सिंध पर
या अरबों का हमला, ऐसे डालो, सिंध पर ही नहीं, सिर्फ डालो अरबों का हमला, हेडिंग आपकी रहेगी अरबों का हमला। ये आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। जैसा कि मैं आपसे बताता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि हर टॉपिक को पढ़ने से पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर में जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लो अब आक्रमण हुआ है या हमला हुआ है भारत पे, तो कब हुआ होगा, कोई टाइम पीरियड तो होगा दोस्तों, यानी काल, यानी कब हुआ, कब हुआ। पहला तो आपको यही चीज़ें पता होना चाहिए। दूसरा, अगर भारत में हुआ है तो कहाँ हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, और जहाँ हुआ है उस समय शासक कौन था, ठीक है। फिर क्यों हुआ, क्यों हुआ भैया, कारण भी बताना होगा ना हमको, क्यों हुआ। फिर और जब हमला हो गया तो इसका क्या परिणाम निकला, परिणाम। अब आप सोचिए दोस्तों, अब इससे बाहर ना तो आपसे प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो कब हुआ, कहाँ हुआ, उस समय शासक कौन था, जब सिंध पर अगर भारत का आक्रमण हुआ है तो दोस्तों उस समय सिंध का शासक कौन था, क्यों हुआ, यानी आक्रमण का क्या कारण था, परिणाम, और आक्रमण होने के बाद या सिंध पर अरबों का जीत हासिल हो, सत्ता स्थापित होने के बाद क्या हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों कब हुआ की बात करते हैं, तो दोस्तों 712 ईस्वी में। तो टाइम यानी सम अगर बात करें तो कब हुआ, यानी डेट कब है, तो 712 ईस्वी में। कहाँ हुआ, सिंध पर। फिर इसके बाद आगे लिखेंगे इसके अलावा, इसी के आगे लिखेंगे कि इसके अलावा दक्कन के चालुक्य एवं दक्कन के चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार एवं कश्मीर पर भी हमला किए, पर भी हमला किए, किंतु वहाँ अरब हमले असफल रहे, ठीक है, मतलब नहीं जीत पाए, वहाँ हार गई है। यानी एक चीज़ ये जान लो कि सिंध पर हमला किए तो सिंध पर तो ये विजय प्राप्त कर लिए, सिंध के राजा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, हरा दिए। इसके अलावा दक्कन, गुर्जर प्रतिहार एवं कश्मीर पर भी हमला किए, यानी ये सिंध पर तक फोकस नहीं थे, आगे भी गए, किंतु वहाँ अरब हमले असफल रहे। यानी जो गुर्जर प्रतिहार है, कश्मीर है या दक्कन के इलाका है, वहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, वहाँ पे इनके जो हमले थे वो असफल रहे, यानी अरब वहाँ पे जीत नहीं पाए और वहाँ से फिर सिर्फ अपने ये सिंध पर ही फोकस है। तो ये चीज़ आपको समझ में कहाँ होगा, तो मैंने बता दी सिंध पर, इसके अलावा भी भारत में अन्य जगह, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि आज तक बहुत सारे लोगों को यही पता होता है कि सिर्फ सिंध पर अरबों ने हमला किया, नहीं, सिंध के आगे भी वो बाहर, कि वो साम्राज्यवादी थे, तो साम्राज्य विस्तारवादी थे, तो साम्राज्य अब सिंध पर जीत लिए तो उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी कि भारत के हम और अंदर एंटर करें। तो जब भारत के अंदर और एंटर करें, क्योंकि उस समय और भारत में क्या थी, बड़ी बड़ी शक्तियाँ, जैसे गुर्जर प्रतिहार बड़ा साम्राज्य बनता है, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे। और दक्कन में जैसे चालुक्य होते हैं, ये बहुत वहाँ पर है ना, बादामी के चालुक्य, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम बात करें क्या कहते हैं, बादामी नहीं, कल्याणी के चालुक्य दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम कश्मीर में बात करें तो कश्मीर में भी अच्छे शक्तिशाली शासक होते हैं। तो इस क्रम में क्या होता है, ये आगे नहीं जीत पाते हैं और वहाँ पे हार जाते हैं, सिर्फ ये सिंध पर विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, सिंध पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। ये हो गया, इतना लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, आपने ये लिख लिया, चलिए ठीक। इसके बाद हम दोस्तों, उस समय शासक कौन था, तो सिंध पर है ना, सिंध का उस समय शासक कौन था, उस समय दोस्तों कौन था, तो आक्रमण के समय
सिंध का शासक कौन था? दाहिर। ठीक है, दाहिर था। और आक्रमण है ना, सिंध पर आक्रमण है ना, इराक के गवर्नर मोहम्मद बिन कासिम इराक के गवर्नर के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अब ये भी हमें पता चल गया कि आक्रमण किया किसने था, तो इराक के गवर्नर के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है ना, ने किया था, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। और किसके कहने पर? इराक के गवर्नर के कहने पर। इराक का गवर्नर उस समय हज्जाज था, वो नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हज्जाज, अगर मैं बात करूँ ईरान के गवर्नर उस समय कौन था, तो ईरान गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो ये हज्जाज था, हज्जाज। ठीक है, तो हज्जाज, हा आधा जा फिर पूरा जा, आ की मात्रा फिर जा। ठीक है, हज्जाज, हज्जाज। ठीक है, तो ये उस समय वहाँ का इराक का गवर्नर था। तो इराक के गवर्नर के कहने पर ही तो मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, है ना, आक्रमण किया था। तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि उस समय आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। सिंध पर अरब आक्रमण इराक के गवर्नर के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये चीज़ समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दोस्तों दाहिर जो था, जो दाहिर ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा हम ऊपर आपको ऐरा करके बता देते हैं। ठीक है, दाहिर जो था ये ब्राह्मण था। ठीक है, ये याद रखना है, मुस्लिम नहीं था, ये ब्राह्मण था। इसके पिता जो थे, इसके जो दाहिर के पिता, उनका नाम था चच। ठीक है, चच, उनका नाम था चच। तो ये ब्राह्मण था, इनके पिता का नाम चच था। दूसरी चीज ये जान लेना है कि हमें सिंध पर अरबों के आक्रमण का जानकारी किससे मिलती है, तो यहां से एक हमें पुस्तक मिलती है, चचनामा। चचनामा नामक पुस्तक से हमें सिंध पर अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, कभी पूछा जाता है कि चचनामा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखना सिंध पर, सिंध के क्षेत्र से, है ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो चचनामा है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सिंध से। इसी तरीके से आपको एक याद तो लिख लेना, आपको चचनामा से, चचनामा पुस्तक से, चचनामा नामक पुस्तक से, ऐसा लिख लो, चचनामा नामक पुस्तक से सिंध पर अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, कि कौन उस समय शासक था, किसने किया था, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया। एक नोट करके आप लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंध की जानकारी नामक पुस्तक से मिलती है, इसी तरह से बखर एक पुस्तक है, बखर नामक पुस्तक से, बखर नामक, ऐसे लिखना है, मैं बोल रहा हूं, बखर नामक पुस्तक से महाराष्ट्र के क्षेत्र की जानकारी मिलती है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बखर से किस क्षेत्र की जानकारी मिलती है, तो बखर से महाराष्ट्र के क्षेत्र की जानकारी। और किसके शासनकाल की, तो शिवाजी के शासनकाल की जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, चचनामा और बखर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। चचनामा किसके नाम से है, जो इनके पिता थे दाहिर के पिता जो थे चच, उन्हीं के नाम से है चचनामा। ठीक है, तो ये आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने जो फैक्ट बताई हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है, इसको भूलना नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है दोस्तों, तो भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको। ठीक है, तो इनको नोट करके, जैसा मैं लिखा रहा हूँ एज इट इज वैसा ही आप नोट्स बनाते चलिए, आपका दोस्तों एकदम परफेक्ट नोट बन जाएगा। आप रिवाइज करते समय बिल्कुल धनाधन रिवाइज करिएगा बस। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया दोस्तों, चीज़ें आपको बहुत समझ में आ रही हैं। मैं एकदम हर चीज़ एकदम क्रम में आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपका क्या है, आपको कभी भविष्य में अगर मेंस लिखना हो तो ये चीज़ें।
तो अब मैं दोस्तों सारा मिटाल रहा हूँ अब सिर्फ, क्योंकि हमारा क्यों कारण बचा है, क्यों हुआ, तो यानी हम लोग कारण पे बात करेंगे, यानी हमले का कारण क्या था। ठीक है, क्यों हुआ का मतलब वही है ना, क्यों हुआ का मतलब कारण। तो दोस्तों हम लोग सीधे कारण पे बात करते हैं कि हमला क्यों हुआ, इसकी हम लोग दोस्तों बात करते हैं कारण, हमले का कारण। तो दोस्तों इस संबंध में दो कारण उभर कर आते हैं, मैं दोनों आपको बताऊंगा, बट पहला वाला आप जान लीजिए, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पहला ही वाला पूछा जाएगा, मूल कारण, जिसको दोस्तों हर घटना में हमला करने के पीछे दोस्तों मूल कारण और वास्तविक कारण का डिवीजन हो कैसे गया, मैं आपको बताता हूं। एक तो पहला है मूल कारण, इसको पहले जान लीजिए आप, मूल कारण है ना, पहला कारण मूल है, दूसरा वास्तविक कारण। अब इसको हम कैसे डिवीजन करते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, इतिहास लिखते समय, इतिहास जो है कई विचारधाराओं के लोगों ने लिखा है, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों ने इतिहास लिखा है, साम्राज्यवादी इतिहास विचारधारा के लोगों ने इतिहास लिखा है, राष्ट्रवादी लोग विचारधारा के लोगों ने इतिहास लिखा है। जब उन्होंने अपनी अपनी, और हर सबकी विचारधारा अलग अलग है, राष्ट्रवादी लोग जब विचारधारा के लोग जब इतिहास को लिखेंगे तो भारत को डोमिनेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, भारत को बड़ा महान दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब मार्क्सवादी लिखेंगे तो मार्क्सवादी हर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को जिम्मेदार मानते हैं, ठीक है। और फिर जैसे कि साम्राज्यवादी दिखाएंगे तो साम्राज्यवादी मानेंगे कि भारत में कुछ था ही नहीं, भारत के पास कुछ था ही नहीं, जब बाहर से लोग आए हैं तो भारत सब कुछ सीखा है। तो इस वजह से क्या होता है, किसी भी घटना के 2, 3, 4 पहलू निकल के आ जाते हैं, क्योंकि कोई सब जो होते हैं वो पूर्वाग्रह अपनी विचारधारा से ग्रसित होते हैं, और उस पूर्वाग्रह एवं विचारधारा से ग्रसित होने के कारण वो तथ्य को नकार देते हैं, और तथ्य की जो वास्तविकता है उसको नकार देते हैं, और तथ्य को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के लिख देते हैं। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, हम चीज़ों को जब अच्छे से पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें समझ में आता कि नहीं ये भी तो फैक्टर काम कर रहा है, तो वो चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो मूल कारण की बात अगर हम करते हैं तो मूल कारण तो दोस्तों समुद्री लूट, मूल कारण में आप डायरेक्ट लिखिएगा समुद्री लूट, मैं इसको समझाऊंगा लिखाऊंगा नहीं, समुद्री लूट, इसकी कहानी सुननी बस आपको बैठकर हमसे, समुद्री लूट। तो आपसे सीधे यही पूछा जाएगा कि सिंध पर अरबों का हमले का मूल कारण क्या था, कारण क्या था, तो समुद्री लूट का मामला, समुद्री लूट का मामला, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसकी कहानी सुनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा आराम से, बस कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सब सिंध पर अरबों के हमले का कारण समुद्री लूट का मामला था, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अभी हम इसकी बात करते हैं। हुआ ये था दोस्तों कि श्रीलंका, जैसे ये भारत है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक। श्रीलंका में अरब व्यापारी लोग व्यापार करते थे, और क्या हुआ, वहाँ पे कुछ अरब व्यापारियों की किसी वजह से दोस्तों क्या हो गई, मौत हो गई। और मौत हो गई तो सिंध के जो श्रीलंका के जो शासक थे, श्रीलंका के शासक ने उनकी स्त्रियों को, यानी जो अरब व्यापारी, क्योंकि लंबे समय के लिए व्यापारी व्यापार करने निकलते थे, वो अपनी स्त्री परिवार के साथ निकलते थे। तो वो क्या हुआ, जो वहाँ का जो श्रीलंका का जो शासक था, उसने क्या किया कि यहाँ पे जो व्यापारी थे, जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी स्त्रियों को और उनके जो परिवार को गुजारा के लिए कुछ दोस्तों इन्होंने धन दिया, और क्या हुआ कि उनको अपने देश वापस भेजने के लिए एक जहाज़ कराया। और जहाज़ दोस्तों क्या हो, वो जाता था, इस मामले इधर से होते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये दोस्तों हमारा गुजरात है, ऐसे मान लो बस गुजरात है, ठीक है, इधर पूरा ये गुजरात के, ईरान के, ये अफगानिस्तान के, इराक लगता था। तो हुआ ये कि जब वो सिंध के पास से जब ये जहाज़ गुजर रहा था, ठीक है, यही जिसमें दोस्तों ये स्त्री बैठे थे और जो उसमें धन संपदा थी, तो क्या हुआ, सिंध के इलाके में जो समुद्र के पास में दोस्तों जब गुजरा तो समुद्री लुटेरे उस समय होते थे, तो उसने क्या किया, इनके जहाज़ को लिया लूट। जब इस जहाज़ को लूट लिया तो जो इराक का गवर्नर था, क्योंकि अरब उस समय बात था ना, बात ये थी कि इसको समझो, बात समझना यहाँ पे ये है कि उस समय पूरे मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम राजनीति का जो केंद्र था, उस समय खलीफा होता था, जो तुर्क में शासन करता था, यानी धार्मिक और राजनीतिक जो शक्तियाँ थी वो पूरी खलीफा के हाथों में केंद्रित होती थी, और खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में अरब समुदाय, जो क्या कह सकते हैं कि मुस्लिम लोग अलग अलग क्षेत्रों में शासन करते थे, यानी उससे खिल्लत प्राप्त करने के बाद वो अपने क्षेत्र में शासन करते थे, ठीक है। और मुस्लिम में जो खलीफा जो था वो हेड था, धार्मिक एवं राजनीतिक दोनों ही महत्व का, दोनों ही पदों में वो श्रेष्ठ था। तो उसकी आज्ञा के या कह लो उसके अधीनस्थ होकर हर क्षेत्र में मुस्लिम लोग शासन करते थे, मुस्लिम राजा शासन करते थे, मुस्लिम शासक या मुस्लिम सुल्तान शासन करते थे, ठीक है। हुआ ये
कि अब भाई अरब पूरा मुस्लिम सुल्तान के यहाँ पूरा मुस्लिम समुदाय या कह लो मुस्लिम जो साम्राज्य पूरा खलीफा के अंडर में था। जब इस चीज़ की जानकारी खलीफा को पता चली तो खलीफा ने कहा कि इराक़ के गवर्नर से कहा कि आप जो है सिंध के जो शासक हैं उनसे कहिए कि जो हमारा समुद्री जो हमारे लोगों के जो लूट किया है या जो जिनको जो हमारा लूट लिया है इन्होंने जो आपके क्षेत्र के लोगों ने, या इसकी जिम्मेदारी दाहिर शासक की है और दाहिर जो सिंध के शासक हैं सिंध के शासक की है और सिंध के शासक जो हैं वो इसकी भरपाई करें। और सिंध के शासक ने इससे भरपाई करने से मना कर दिया क्योंकि उसने कहा कि ये हमारा मामला नहीं है, समुद्री लुटेरे ने लूटा है, हमारे राज्य क्षेत्र में किसी ने नहीं लूटा, तो हम इसकी भरपाई नहीं करेंगे। जब सिंध के शासक ने ऐसा कहा यानी दाहिर ने ऐसा कहा तो फिर खलीफा ने इराक़ के गवर्नर से कहा कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और कार्रवाई के तहत इराक़ के गवर्नर हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, ऐसा मूल कारण में ऐसा इतिहासकार लोग कहते हैं, ऐसा साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि यही कारण था कि उसने सिंध पर आक्रमण किया था, है ना। तो मूल कारण आपको समझ में आ गया होगा कि श्रीलंका से एक जहाज़ जा रहा था जिसमें स्त्रियां और धन था, तो समुद्री लुटों ने उस जहाज़ को लूट लिया और जहाज़ की भरपाई करने के लिए सिंध के जो अरब के जो गवर्नर था, इराक़ का गवर्नर था, उसने इसकी भरपाई ना करी। सिंध के जो राजा थे दाहिर से जब कहा कि आप इसकी भरपाई कीजिए तो उसने मना कर दी, भाई मैं क्यों करूं, सही बात है भाई, उसके शासन काल उसके क्षेत्र में नहीं हुआ, मतलब अब साम्राज्य के अंदर अगर आप होते तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते, बट आप समुद्र से जा रहे हैं, आप समुद्र में कोई किसी की लूट ले तो हम उसके जिम्मेदार थोड़ी नहीं है। और जब उसने मना किया तो उस इराक़ के गवर्नर ने मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ दंडित करने के लिए भेजा, कार्रवाई करने के लिए भेजा, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, और जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि सिंध के शासक को मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया और हरा के सिंध पर कब्जा कर लिया। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों मूल कारण आपको समझ में आ गया। बट अगर हम वास्तविक कारण की बात करें तो वास्तविक कारण दोस्तों कुछ और ही था। ठीक है, क्या था वास्तविक कारण की अगर हम खोज करें दोस्तों, चलिए हम मान लेते हैं कि जो अरबों ने भारत पर आक्रमण सिंध पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसने समुद्री माल नहीं लौटाया था दाहिर ने, तो चलिए ठीक है। बट हम देखते हैं कि ये फिर सिंध के बाहर इन्होंने क्यों हमला किया। अगर ये भारत में सिर्फ हमला इसलिए इन्होंने सिंध पर किया था कि ये दाहिर को दंडित करना चाहते थे, दाहिर के विरुद्ध कार्रवाई की थी, इसीलिए इन्होंने सिंध पर हमला किया था, तो फिर ये आगे क्यों गए। अगर इनकी महत्वाकांक्षा साम्राज्यवादी नहीं होती या महत्व विस्तारवादी नहीं होती तो फिर ये भारत के अन्य क्षेत्रों पर क्यों हमला करते। जैसे कि हमने बताया दोस्तों, कश्मीर में हमला किया, दक्कन में गुजरात में राजस्थान वाले इलाके में गुर्जर प्रतिहार पर हमला किया, और दक्कन में दोस्तों चालुक्यों के विरुद्ध उन्होंने हमला किया। तो दोस्तों कारण तो कुछ और ही था और बता कुछ और रहे हैं। ठीक है, दूसरा कारण दोस्तों, और इससे पहले भी दोस्तों इन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया था। सिंध पर अरबों ने इस घटना से पहले भी कई बार आक्रमण किया था। तो यानी हम कह सकते हैं कि मूल कारण दोस्तों क्या था, वास्तविक कारण तो दोस्तों कुछ और ही था। मूल कारण समुद्री लूट तो दोस्तों एक घटना थी, एक तत्कालिक घटना को आधार बनाकर उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की सोची, मगर दोस्तों उनका वास्तविक उद्देश्य तो दोस्तों भारत पर आक्रमण करना था, भारत की संपदा को अपने हाथ में लेना था, अपने धर्म का प्रचार करना था। यानी अगर हम कह लें वास्तविक कारण तो दोस्तों गोल्ड ग्लोरी यानी दोस्तों ईश्वर यानी धर्म दोस्तों, जो उनका गोल्ड यानी दोस्तों धन गोल्ड में धन गॉड यानी दोस्तों ईश्वर, और ग्लोरी यानी मतलब दोस्तों प्रतिष्ठा सम्मान। इनकी चक्कर में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, ना कि दोस्तों समुद्री लूट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं यहीं तक रोकूंगा क्योंकि आगे मैं नहीं ले जाऊंगा। रीज़न ये है दोस्तों क्योंकि इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि हमले का कारण क्या था, तो समुद्री लूट का मामला। जब कभी मैं आपको मेंस पढ़ाऊंगा अगर यूपीएससी में, तो आपको मैं यूपीपीसीएस में अगर मेंस में से अभी का पढ़ाने की कोशिश मिला अगर आपको टाइम, तो ये सब मैं और आपको डिटेल से और समझाऊंगा कि और फिर इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो लूट जो कारण क्या था, मूल कारण आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही दोस्तों ऐसे टॉपिक हैं जो आप किसी बुक्स में पढ़ेंगे आपको जल्दी से समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि दोस्तों क्लियरली चीज़ें हम नहीं पढ़ पाते हैं और लोग इस तरीके से पढ़ाते भी नहीं हैं। क्या करते हैं, बस खाली ऊपर बता देते हैं, जल्दी जल्दी खत्म। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग कारण जान गए। तो कारण हुआ दोस्तों, फिर क्या हुआ, कारण में क्या हुआ दोस्तों, सिंध को उन्होंने जीत लिया।
अन्य जगह तो विफल हो गए, बड़ो सिंध पर तो उन्होंने हमला कब्जा कर लिया। तो परिणाम में अगर हम देखेंगे परिणाम क्या हुआ इस हमले का, तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये जानेंगे कि सिंध पर अरबों का हमला, एक कब्जा, सिंध पर अरबों का कब्जा, सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई, है ना। सिंध जीत लिया तो कब्जा, पहला ये हो गया। दूसरा का परिणाम क्या हुआ, अगले 100 वर्षों तक सिंध पर कब्जा, सिंध पर अगले 100 वर्षों तक सिंध पर अरबों का कब्जा, है ना। एक तो सिंध पर कब्जा कर लिया और अगले 100 वर्षों तक स्थापित रहे, ठीक है। तीसरा दोस्तों कारण क्या है, परिणाम, ठीक है। तीसरा परिणाम दोस्तों अगर हम बात करें तो हाँ, भारत में इनके माध्यम से कुर्ता, जो दोस्तों कुर्ता पैजामा हम लोग पहनते हैं ना, ये दोस्तों इन्हीं की देन है, यही लोग पहनते थे पहले। कुर्ता पैजामा एवं पैजामा होता है ना, पैजामा एवं जलेबी दोस्तों, आज हम लोग जो है ना राष्ट्रीय मिठाई है ना ये जलेबी, भारत में इनके माध्यम से कुर्ता पैजामा एवं जलेबी आई, है ना। यानी ये लोग जलेबी और कुर्ता पैजामा हमारे यहाँ छोड़ते गए, ठीक है। ये दोस्तों इनका परिणाम है और उनका ये दोस्तों प्रभाव भी था हमारे ऊपर, यही परिणाम है, यही प्रभाव है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, इनके बारे में इससे ज़्यादा नहीं हमको प्रभाव या परिणाम में देखना होता दोस्तों। इसमें एक चीज़ ये याद रखना है कि ये जो हैं हमको प्रभावित कम किए, हमसे प्रभावित ज़्यादा हुए, ये पॉइंट लिख लेना है। ऐसे मतलब पैराग्राफ में इधर लिख लेना है, ये हमको यानी भारतीयों को यानी भारत को प्रभावित कम किए और भारत से प्रभावित ज़्यादा हुए। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन में बता रहा हूँ, लिखिएगा। ये इन्होंने भारत को प्रभावित कम किया एवं भारत से प्रभावित ज़्यादा हुए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इन्होंने क्या किया, हमें सिर्फ कब्जा कर लिया, तो ये तो दोस्तों साम्राज्य विस्तार में अगर कोई भी होता है तो जो जीत जाता है वो कब्जा कर लेता है। भारत में बस ये माध्यम क्या है इनका, जलेबी एवं कुर्ता पैजामा, इनके माध्यम से दोस्तों आया है हमारे पास, और भी कुछ चीज़ें नहीं हैं। ये हमसे कैसे ज़्यादा प्रभावित हुए, तो दोस्तों इन्होंने हमारे यहाँ की जो पुस्तकें थी, दर्शन, साहित्य, गणित शास्त्र, विज्ञान, खगोल शास्त्र, इनकी जो पुस्तकें थी ये अपने यहाँ ले गए और अपने खलीफा के शासनकाल में, मंसूरी इनके काल में एक खलीफा होता है अरब में, उनके काल में दोस्तों क्या हुआ, इन जो खगोल है या गणित की है या विज्ञान की जो पुस्तकें थी, ये दर्शन की जो पुस्तकें थी, इनको अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। और अरबी भाषा में जब अनुवाद कराया तो इनको नाम दिया, क्या नाम दिया, हिंदसा। ये याद रखना है दोस्तों, हिंदसा नाम दिया, यानी हिंदी की पुस्तकों में का अरबी अनुवाद करा के उसको नाम क्या दिया, हिंदसा। तो ये हमारे ज्ञान से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। देखो दोस्तों, अरबों का और तुर्कों में दोस्तों एक यही फ़र्क था, अरब जो थे वो भारत से अच्छी चीज़ों को ले जाने में दोस्तों परहेज नहीं किए, वो कट्टर नहीं थे इतने तरीके जितने तुर्की लोग थे। तुर्की लोग जब आए हैं तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो हमारे साहित्य, हमारा विज्ञान, हमारा गणित, सबको दोस्तों उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की। बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमारे यहाँ से ले गए हैं, अपने यहाँ अनुवाद कराया और उसको हिंदसा नाम दिया। और फिर मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ दोस्तों, क्या हुआ, जब 15वीं शताब्दी में दोस्तों के आसपास जब क्या हुआ दोस्तों, जब जो रोमन साम्राज्य था, यूरोप में जो रोमन साम्राज्य था, उसके पूर्वी हिमले पर दोस्तों क्या हुआ, जो मुस्लिम सत्ता थी उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ दोस्तों, उस समय देखो क्या था, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये यूरोप था, इस यूरोप में दोस्तों क्या था, इधर दोस्तों ये पूर्वी रोमन था और ये दोस्तों पश्चिमी रोमन साम्राज्य था। तो पूर्वी रोमन पहले ये पूरा ईसाई धर्म के अंडर में आता था, बट बाद में 15वीं शताब्दी के मध्य में दोस्तों 1453 में, मैं अगर बोलना नहीं चाहता था, क्या हुआ दोस्तों, कुस्तुदनिया पे दोस्तों क्या किया, अरबों ने दोस्तों जो मुस्लिम सत्ता थी उसने स्थापित कर लिया। और क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ग्रंथ थे पूर्वी, ये सब दोस्तों क्या हुआ, जला दिए,
ठीक है, सब जलाने के। तो क्या हुआ दोस्तों, जो यहाँ का जो यहाँ के लोग थे, है ना, जो यहाँ के कुछ लोग ईसाई भी यहाँ रहते थे, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, वो यहाँ से दोस्तों अरबों की कुछ पुस्तकें लेकर दोस्तों कहाँ गए, इटली। और इटली में ही दोस्तों फिर क्या हो, पुनर्जागरण। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत से ज्ञान गया अरब में और अरब से ज्ञान गया यूरोप में, और फिर बाद में आके लोग हम ही से कह रहे हैं कि हम पिछड़े थे। दोस्तों हमारे ही ग्रंथ से दोस्तों, हमारे ही चीज़ों को सीख कर दोस्तों यूरोप वासियों ने आधुनिकता सीखी, यूरोप वासी आगे गए चीज़ों को, उनको बस ये हो कि उनके यहाँ चीज़ें जल्दी जल्दी घटी तो उनको जल्दी जल्दी दोस्तों उन्होंने अपने यहाँ परिवर्तन किया। हमारे यहाँ थोड़ा टाइम से दोस्तों लगा, तो इस वजह से दोस्तों हम थोड़ा पिछड़ गए। वरना ज्ञान की शक्ति में दोस्तों, ज्ञान में हम लोग दोस्तों उनसे आगे थे, हर चीज़ में हम उनसे आगे थे, ठीक है। बस दिक्कत ये थी कि हम चीज़ों को अपने संरक्षित नहीं कर पा रहे थे सही तरीके से, क्योंकि बार बार हमारे यहाँ आक्रमण हो रहे थे, उस वजह से दोस्तों हम चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे थे, ठीक है। ये चीज़ कह सकते हो, ठीक। तो ये दोस्तों क्या था, ये हमारे यहाँ का कुछ इस तरीके से था। हमारा ज्ञान अरब ले गए, अरब दोस्तों उन्होंने हिंदसा के नाम से उसको कहा, फिर इसके बाद अरब से लोग दोस्तों यूरोप गया, वही ज्ञान, और फिर वहाँ पुनर्जागरण हो गया। तो ये दोस्तों हमारे ही ज्ञान से दोस्तों वो लोग का पुनर्जागरण हुआ था, ठीक है। तो ये सहयोग हमारे ज्ञान का दोस्तों योगदान है पूरे विश्व के लिए, ठीक। तो ये दोस्तों पूरा क्या था, ये हमारा सिंध पर अरबों का हमला टॉपिक जो था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको समझना था, इसको लिखने वाला कुछ ज़्यादा, मतलब जो मैंने लिखा है उसको लिखना था, जो मैंने बोला उसको बस खाली एज ए समझना था आपको, ठीक है। तो ये भारत में इनके माध्यम से कुर्ता पजामा या जलेबी आई, तो याद रखना है दोस्तों, योगदान तो कुछ थोड़ा ही योगदान हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो ये चीज़ें, ठीक। तो दोस्तों आज हम लोग फिर यहीं तक रखते हैं, और कल दोस्तों हम लोग फिर सीधे आएंगे महमूद गजनवी के हमले पर दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे। आप लोगों से मैंने कहा भी था दोस्तों पूर्व मध्यकालीन जो राजनीति है उसके बारे में पढ़ाने को, बट आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं दोस्तों सीधे मैं आपको महमूद गजनवी के हमले से पढ़ाना शुरू करूँगा। और अगर आज भी आप अगर मैसेज कर देते हैं कि हाँ पढ़ाइए उस काल की राजनीति, तो मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि उस समय चोल चेर पांड हैं, सॉरी दोस्तों पाल हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, दक्कन के दोस्तों बादामी का चालुक्य है ना, या कल्याणी के चालुक्य हैं, राष्ट्रकूट हैं दोस्तों, इनके बारे में दोस्तों पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, बट अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो दोस्तों आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर आपको कोई और चीज़ें चाहिए हो तो आप दोस्तों कमेंट करके मुझे बताएं कि दोस्तों आपको और क्या चाहिए कंटेंट में। जीएस में आप बताइएगा मुझे, जीएस में मैं आपको पढ़ा दूंगा और भी चीज़ें। शाम को मैं एक क्लास सोचूंगा करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आप अगर कहेंगे, आपकी डिमांड रहेगी, तो शाम को मैं एक ज्योग्राफी है या पॉलिटी है या हिंदी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप बताएंगे तो मैं आपको उसको शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा, और दोस्तों आपको बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेशन, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और फिर कल हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय, जय हिंद दोस्तों।